एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ मोशन की और उस वीडियो में हमारा हुआ था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिली थी बल की डेफिनेशन, बल क्या होता है। ठीक है, ये हमें मिला था गति के पहले नियम से। गति के दूसरे नियम से हमें क्या मिलेगा? बल की आरोपित मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, ये हमें मिलेगा गति के दूसरे नियम से। तो गति का दूसरा नियम क्या बोलता है? गति का दूसरा नियम बोलता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बल क्या होता है? बल संवेग में परिवर्तन की दर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या बॉडी के संवेग में जो परिवर्तन होगा वो उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होगा। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? P से, बल को F से। तो F क्या हो जाएगा? ये P। अब क्या है कि संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या होगा? आपका संवेग या मोमेंटम कुछ रहा होगा, समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो जो आपका पहले था उसको हम PI से डिनोट कर देते हैं, इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे F को पहले ले लेते हैं, ये F हुआ और ये हो गया I। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, टाइम, परिवर्तन की दर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो इसको हम बता देते क्या होता है। PF क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम, ये हुआ फाइनल मोमेंटम। PI क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम, और T क्या हुआ? टाइम। संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये हो गया फोर्स। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है? जिसको नहीं पता हो या जिन्होंने नहीं देखा हो, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें मैंने मोमेंटम को डिफाइन किया है। मोमेंटम क्या होता है? कोई भी जो बॉडी है उसका जो वजन होता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मतलब किसी बॉडी का जो वजन जितना ज़्यादा होगा, P क्या होता है? mv। यहाँ पे m क्या हुआ? मास, और v क्या हुआ? वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास जितना अधिक होगा, मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मोमेंटम उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मोमेंटम मास के अनुक्रमानुपाती होता है और वेलोसिटी के भी अनुक्रमानुपाती होता है। आइए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अब देखो ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका सेम है, सेम ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप दो की तुलना करो, एक ही ऑब्जेक्ट पे जो परिवर्तन होगा संवेग की वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो आपका एक ही बॉडी होगी उसका जो वेट होगा वो बल लगाने के पहले भी उतना रहेगा और बल लगाने के बाद भी उतना रहेगा, उसके वजन में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो मास क्या हुआ? मास तो आपका कांस्टेंट हो गया। अब जो शुरुआती है बल परिवर्तन से पहले का जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हमने क्या लिया? PI। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? U से। U क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पी आई लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा एम यू, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू है तो एम यू हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी एम वी। आइए यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूले में, तो क्या हो गया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन क्या हो जाएगा ये टी, ठीक है। अब क्या हुआ ये आप देखो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन लो तो ये v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। अब आपने क्या देखा होगा, ये हुआ हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी में परिवर्तन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है एक्सीलरेशन, त्वरण, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है एक्सीलरेशन, यहां पे मैं डिनोट किए दे रहा हूं, एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू एम ए। अगर हम कांस्टेंट 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एम ए, और इसकी क्या हो जाएगी एम, इसका क्या होता है एसआई यूनिट केजी, मास की एसआई यूनिट होती है केजी, एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी केजी एम एस माइनस 2, और इसी को क्या बोला जाता है न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू क्या हो जाती है, आई होप दिख रहा होगा इधर का, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा है, जूम करके लिख लेना, के जी एम एस माइनस 2। अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखें डायमेंशनल फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन या फोर्स, सॉरी ये इसी को न्यूटन बोला जाता है, के जी एम एस माइनस 2 को न्यूटन बोला जाता है। और ये बल, तो इसका हो जाएगा एम, मास को हम किससे दिखाते हैं एम से, ये मीटर क्या हुआ लेंथ हुआ एल, टी माइनस 2, ठीक है। और सीजीएस में, अगर हम सीजीएस में बात करें कि बल का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है डाइन, DYNE डाइन। तो एक डाइन की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर 5 न्यूटन, 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन। तो एक न्यूटन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिलता है, समझ में आया। तो ये है हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। अब देखो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें, कहीं पे भी आप कोई भी फार्मूला ले लो, मैं इसको रफ किए दे रहा हूं, आप लोग क्या करो, किसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो या नोट कर लो, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल रही है, देखो आप ये फॉर्मूला आप देखो, F प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब आप देखो कि अगर आप, ये हुआ 1 अपॉन टी, मतलब जो फोर्स हो रहा है वो किसके है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर आप फोर्स को बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, या इसका वाइस वर्सा, आप टाइम को रिड्यूस कर रहे हो, टाइम कम कर रहे हो तो आपका फोर्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब आप फोर्स को घटा रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है।
या टाइम को बढ़ाने पे फोर्स हमारा घट रहा है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखो। जैसे क्या होता है कि क्रिकेट की बॉल, एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है। क्या बैट्समैन, बॉलर और फील्डर होते हैं। बैट्समैन ने क्या किया, बैट से जब बॉल को हिट करता है, मतलब वो लॉन्च करता है उसको, बॉल जाती है, और जब कैचर उसको कैच करता है फील्डर, तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की ओर बॉल की दिशा में उसको पीछे खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहा है, जो कांटेक्ट ऑफ टाइम है वो उसको बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा, जो हाथों पे लगने वाली चोट है वो कम होगी। कैसे कम होती है, आइए हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लो 1 kg की बॉल होती है। जो बॉल का वेट है, मास है, वो कितना है, 1 kg है। हमने अज्यूम किया है 413 ग्राम कुछ होती है क्रिकेट की जो बॉल होती है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया है। सपोज करो ये देखो मास हुआ। अब जब बैट्समैन बॉल को लॉन्च करेगा तो क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, शुरुआत वहाँ से हुई है हिट करने पे। तो यू आप ले लो, बैट्समैन जब हिट करेगा तो वहाँ पे बॉल की स्पीड क्या होगी, ले लो आप 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 मीटर की स्पीड से वो जा रही है। अब v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। जब फील्डर ने उसे पकड़ लिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। हाथ में आ गई, बॉल रुक गई है, अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, स्पीड उसकी 0 हो गई है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। केस 1 लेते हैं हम। क्या करते हैं, इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम हमने कितना लिया, 1 सेकेंड। मतलब बॉलर को पकड़ने में हाथ में आई, बॉलर ने वहीं पे कैच कर लिया, इंस्टेंट उसको रोक दिया। अगर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो रुकेगी, कुछ भी होगा। सपोज करो 1 सेकेंड उसको लगता है हाथ में पकड़ने में। ऐसा नहीं कि बैट्समैन ने जब हिट किया और वहाँ से पूरा चल के आई और फिर हाथ में पहुंची, वो 1 सेकंड नहीं, उसके हाथ में टच होने पे कितनी देर में उसने रोक लिया। मतलब सपोज करो कि उसने हाथ को वहीं पे रखा और यहीं पे बॉल आई, यहीं पे उसने पकड़ लिया उसको, हाथ को बिना पीछे ले गए, तो क्या होगा। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा m हमने क्या लिया है, 1 kg लिया है, ये हो जाएगा 0 माइनस 50/1, तो ये हो जाएगा हमारा -50 न्यूटन। अब -50 क्यों आ रहा है बल, क्योंकि आप रोक रहे हो बॉल को, निगेटिव बल आप लगा रहे हो आप हाथ पे। तो अब आपके हाथ पे सपोज करो कि 50 न्यूटन का बल आरोपित होगा, हाथ पे आपके लगेगा, तो कितनी चोट लगेगी। लेकिन अब आपने क्या किया, केस दूसरा आप सोचो, आप बॉल को यहाँ पे हाथ में आपने कांटेक्ट किया और आप हाथ पीछे ले गए यहाँ तक खींच के, तो क्या लगा, सपोज करो 4 सेकंड का टाइम लिया आपने। 4 सेकंड का टाइम जब आपने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ t आप बदल दो। इफ t इक्वल टू 4 सेकेंड, अब आपने जब यहाँ पे t बदल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, f की वैल्यू हो जाएगी 1 kg है मास बॉल का, 0 रुकेगी तो 0 ही उसकी वेलोसिटी होगी। और जो बैट्समैन ने लॉन्च किया था वो था 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कांटेक्ट ऑफ टाइम आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 4। तो अब यहाँ पे -12.5 न्यूटन। सोचो कितना, सिर्फ आपने बढ़ाया। अगर आप 2 सेकंड भी यहाँ पे बढ़ा दो, सारी चीज़ें कांस्टेंट, स्पीड भी वजन भी, आपने यहाँ पे टाइम 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 25 न्यूटन। मतलब आधा बल लगा, आपके हाथों पे कम चोट लगेगी। तो इसलिए क्रिकेटर क्या करते हैं, हाथ को पीछे खींचते हैं कैच करते टाइम। ठीक है, दूसरा इसके और एग्जाम्पल है, जैसे क्रिकेट की बॉल बड़ी होती है, 400 ग्राम का उसका वजन होता है। अगर उस बॉल से आप किसी को हिट करो
कांस्टेंट स्पीड पे 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सपोज करो आपने हिट किया, आपको जितनी चोट लगेगी उससे बहुत कम चोट लगेगी टेबल टेनिस की बॉल जिसका वजन 50 ग्राम के समथिंग होता है। अगर सेम स्पीड पे आप उस बॉल से हिट करोगे तो बहुत कम चोट लगेगी। ये सारे किस में आते हैं? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, बॉल का वजन कम होने से उसका मोमेंटम कम हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम डिपेंड करता है यहां से। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। ठीक है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें क्या मिलता है? बल की मात्रा, कितनी मात्रा में बल लगा। आ जाइए थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाते हैं हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। जो गति का तीसरा नियम है ये फिजिक्स में जितना अप्लाई होता है उतना ही किस में अप्लाई होता है? सोशल में भी, आपके दैनिक जीवन में भी ये उतना ही अप्लाई होता है। आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हो रिटर्न में भी आपको वही मिलता है। तो गति का तीसरा नियम भी यही बोलता है, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो वो आपके साथ अच्छा करेगा, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करो वो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो तीसरा नियम क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है? हर क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन। तो जो आप एक्शन करोगे वही रिएक्शन मिलेगा। हर क्रिया के बराबर किंतु उसके विपरीत बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे आप क्या करो, आप बॉल को उठाओ, क्रिकेट की बॉल, उसे दीवार पे हिट करो, आप जितनी तेजी से हिट करोगे वो आपकी तरफ उतनी ही तेजी से आएगी। ठीक है, ये दो अलग अलग बॉडी पे, ये जो भी लगता है फोर्स, ये दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। ठीक है, अब जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बंदूक से जब आप फायर करते हो तो क्या होता है, बुलेट तो आगे की तरफ निकलती है लेकिन क्या होती है, जो आपकी गन होती है वो पीछे की तरफ झटका देती है उतनी ही मात्रा में। अब क्या होता है, जो बुलेट होती है उसका वजन कम होता है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा फोर्स से वो निकल गई, लेकिन बंदूक का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए वो कम झटका लगता है, वो उतना पीछे तक नहीं जा पाती है। रॉकेट लॉन्च इसी के प्रिंसिपल पे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि नाव पे आप तैर रहे हो, सॉरी, नाव से जब आप नदी में उतर रहे होते हो तो क्या करते हो, नाव के किनारे पे, ये सपोज करो आपकी नाव हो गई, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आप क्या करते हो, आप किनारे की तरफ आते हो, यहाँ पे आप खड़े हुए, अब नाव क्या होगी, नीचे की तरफ झुकेगी। नाव नीचे की तरफ झुकी मतलब इसने पानी पे बल लगाया, पानी यहाँ से हटेगा और आप इसमें से नीचे जंप कर जाओगे। जैसे ही आपने जंप किया पानी में, क्या होगा, पानी अपोजिट साइड में फिर से बल लगाएगा और आपकी नाव ऊपर चली जाएगी। तो इस पर विपरीत एक बल लगा। जमीन पे आप चलते कैसे हो, आपने क्या किया कि जमीन पे आपने बल लगाया, ठीक है, पैर से अपने आपने दबाया और वो बल क्या होता है, उसी अमाउंट में अपोजिट आपको मिल जाता है, तो आप क्या करते हो, आगे बढ़ जाते हो। इमेजिन करो अगर ज़मीन से आपको बल न मिले, आपका कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए या वो ठोस ज़मीन नहीं हो तो क्या होगा, आप थक जाओगे, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको चलने के लिए, क्योंकि आप जितना बल दे रहे हो उसके रिएक्शन में आपको रिटर्न में कम बल मिल रहा है। तो ऐसे कहाँ होता है, रेत पे। इमेजिन कभी आप रेत पे चल के देखो, क्या होता है, रेत दबती है, जैसे ही आपने उस पर बल लगाया रेत दब गई और आपको क्या होता है, रिएक्शन में कम बल मिलता है वहाँ से, तो आप धीरे धीरे थक जाते हो, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है चलने के लिए। मडी सरफेस है, ऐसा जहाँ पे कीचड़ हो तो कीचड़ में भी आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ से रिएक्शन में आपको कम बल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई न्यूटन की गति से संबंधित तीसरे नियम।
दूसरे नियम में कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्या होता है कि जब कोई लॉन्ग जंपर या हाई जंपर क्या करता है, लैंड करता है, नीचे गिरता है, तो जहाँ पे वो नीचे गिरता है वहाँ पे क्या रखा होता है, रेत, या तो रेत बिछी होती है या गद्दे बिछे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ठोस प्लेन सरफेस पे डायरेक्ट जंप करेगा तो वो इंस्टेंट रेस्ट में आ जाएगा, तो उसको रिटर्न में बहुत ज़्यादा फोर्स मिलेगी और बहुत उसे चोट लगेगी। इसलिए क्या किया जाता है, गद्दा, सपोज करो इतना मोटा गद्दा बिछा है तो क्या होगा, ये दबेगा, नीचे की तरफ ये आया तो उससे ठोस सतह तक आने में टाइम लगता है, और वो जो टाइम लगता है वो फोर्स को रिड्यूस कर देता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। या जो रेत होती है वो भी धीरे धीरे नीचे आती है, तो उससे क्या होता है, कम चोट लगती है। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज आती है, इम्पल्स। इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है, आवेग। आपने संवेग देखा था, आवेग। आवेग क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत कम समय के लिए बहुत ज़्यादा बल आरोपित किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, इम्पल्स, आवेग। यहां पे क्या होता है, ग्रेटर फोर्स, अत्यधिक मात्रा में बल, और लेस टाइम, कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इम्पल्स को अगर आप देखोगे तो इम्पल्स क्या होता है, एक तो हुआ फोर्स इनटू टाइम, बल और समय का गुणनफल क्या होता है, इम्पल्स होता है। बल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और टाइम की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। जैसे ट्रेन को खींचने के लिए, जब ट्रेन आपकी स्टार्ट होती है तो उसमें इम्पल्स लगाया जाता है, बहुत हैवी बल लगाया जाता है इतनी बड़ी ट्रेन को खींचने के लिए शुरू में, और इंस्टेंट लगाया जाता है जिससे अचानक से पूरा झटका लगता है जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो क्योंकि शुरू में इंस्टेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये हो जाएगा इम्पल्स का मात्रक। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड लॉ के और भी जो कुछ यूज हैं, जैसे फ्रिक्शन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, और लॉ ऑफ मोशन में जो कुछ मिसलेनियस चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।